अरे याद है ना वो मोटी सी कमर वाली बहू? उनके दिन अभी भी नहीं फिरे। वो फिर एक बार अपनी कमर को लेकर चर्चा में है। कैसे? देखिए। क्या करूं, मेरी मोटी कमर का सब मजाक उड़ाते हैं। माँ जी तो ऐसे करती है जैसे मैं कोई डायन हूँ। ना कहीं साथ ले जाती है, ना ही किसी से मुझे मिलवाती है। अरे मीना, तो कोशिश क्यों नहीं करती कि तेरी कमर थोड़ी पतली हो जाए? अब देख ना, मेरे ऑफिस में भी उस दिन तेरा कितना मजाक बना था, याद है ना? मीना को पति से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या लुक्स ही मायने रखते हैं? रिश्ते नाम की कोई चीज होती है क्या? पापा पापा, मेरे स्कूल में फंक्शन है। सबके मम्मी पापा आएंगे, आप भी आना कल। अरे नहीं बेटा, कल तो मेरी ज़रूरी मीटिंग है, कल नहीं हो पाएगा बेटा। अरे मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगी। क्यों? नहीं नहीं माँ, तुम रहने दो। तुम्हारे लिए तो दो दो चेयर लगाने पड़ जाते हैं। और ऊपर से सब तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ना बाबा ना, मेरे स्कूल में तो आना ही मत। मीना का दिल तो ये सोचकर और छोटा हो जाता है। वो किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाते बनाते उसे मुन्ने के जोर से रोने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? मेरा बच्चा। गिर गया है। कितनी बार कहा है कि भागा दौड़ी ना किया कर। मीना जल्दी से बच्चे को उठाती है, उसे कमरे में ले जाती है और सुला देती है। माँ, कल मैं गिर गया था तो किसी ने मुझे नहीं उठाया। सब मुझे डांट रहे थे, लेकिन तुमने मुझे उठाकर यहाँ बेड पर लिटाया। आ रात भर तेरी कमर में मालिश भी करती रही। हम्म, तभी तो मैं आज स्कूल के फंक्शन में जा रहा हूँ। नहीं तो कैसे जाता। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा स्कूल चला जाता है। उधर सास। बहू, वो क्या है ना, आज मैंने घर में कीर्तन रखा है। तेरी कमर के कारण मैंने सबको बोल दिया है कि तू मायके गई है। तू जानती है ना कैसे तेरा मजाक बनाते हैं सभी। बहू कुछ नहीं कहती। पर माँ जी, कीर्तन में बैठने का तो मेरा भी मन था। हाँ, तो किसी और शहर चली जाना जहाँ तुझे कोई जानता ना हो। वहीं किसी मंदिर में बैठ कर ले लेना हरि का नाम। अच्छा, जा जल्दी से काम पर लग जा। मीना को सास की बात पर रोना आता है। लेकिन देखिए, किया भी क्या जा सकता है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना, जिसका चेहरा अच्छा वो राजा, नहीं तो सब रंग। घर में औरतें आने लगती है। सब एक एक कर कीर्तन में बैठ जाती हैं। अरे मुन्ना, जा तो, किचन में मैंने प्रसाद बना कर रखा है, ले आ। अरे क्या क्या कर लेती हो बहन जी। एक तुम्हारी बहू है, बस कमर का कमरा बनाए बैठी है। ये नहीं कि ससुराल में रहकर काम काज निपटाए। जब देखो तब मायके की हवा खाने पहुंची रहती है। तभी दूसरी कहती है। मैंने तो घर में मना कर दिया था कि कोई खाना नहीं खाना। बहन जी के घर कीर्तन है, मैं सबका खाना लेकर आऊंगी। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि प्रसाद के भी लाले पड़े हैं। अरे कर दी ना पागलों वाली बात। खाना भी बना कर रखा है मैंने। अरे कमला, जा जाकर कीर्तन के बाद जो मैंने खाना बनाया है ना, सबको लगा देना। अरे बहू से ज्यादा तो आपके साथ ये कमला ही रहती है। हाँ, तो क्या अब नौकरानी से करवा देती बेटे की शादी। कमला किचन में जाती है, जहाँ बेचारी मीना पसीने से तर खाना पीना और किचन के काम में लगी होती है। कैसी हो भाभी? ऐसी सास के साथ कैसे गुजारा कर रही हो? पता है, बाहर कह रही है कि सारा खाना और प्रसाद उन्होंने बनाए हैं। अरे कोई बात नहीं ना कमला, वो क्या है ना, मेरी कमर मोटी है, इसलिए वो मुझे किसी के सामने नहीं ले जा सकती हैं। अरे तो मैं कौन सी सुस्मिता सेन हूँ? लेकिन देखो, मेरी सास मुझे कितने गर्व से मिलाती है सभी से। देखो मीना भाभी, आपको सबने ये बता रखा है कि आप अच्छी नहीं हो, सुंदर नहीं हो। लेकिन बात ये कि आपका चेहरा इतना प्यारा है कि क्या कहूँ। पता है भाभी, आपके चेहरे के नूर से तो सारा मोहल्ला रोशन है। मीना को बहुत दिनों के बाद किसी के प्यार के दो बोल सुनने मिले थे। वो खुश हो जाती है और कमला से दिल से बात करने लगती है। पता है कमला,
जब मैं कॉलेज में थी ना, तो एक बार मेरी तस्वीर अखबार में छपी थी। मैं फूलों की प्रदर्शनी देखने गई थी, तो वहाँ किसी ने फूल के साथ मेरी फोटो खींची थी और लिखा था फूल से भी सुंदर। लेकिन अब भी भाभी आप ऐसी ही हो, फूल से भी सुंदर। अरे कमर मोटी है तो क्या हो गया, क्या सब में सारी खूबियाँ होती है? अपनी सास को ही देख लो, ऐसा लगता है जैसे चूल्हे में कोयला जल गया हो। भैया भी माना पतले हैं, लेकिन है तो माँ की तरह काले ही ना। वो तो भला हो भगवान का कि मुन्ना आप पर गया है, गोरा और सुंदर। मीना को कमला की बात समझ में आ रही थी। पहली बार किसी ने उससे अच्छे से बात की थी तो उसे रोना आ जाता है। भाभी एक काम करो ना, कुछ दिनों के लिए मायके होकर आओ। यहाँ तो ना भैया को आपकी कदर है, ना ही सास को, और बेटा भी आपको इन लोगों के कहने पर दूर ही रखता है। मीना को कमला की बात ठीक लगती है। सारा कीर्तन निपट जाता है और उसके बाद अरे बहन जी मान गए, इतना सारा खाना और प्रसाद बनाने के बाद भी आपको देख के लगता नहीं कि आप एक बूंद भी थकी हो, बिल्कुल फ्रेश। बस बहन जी, मैं तो हूँ ही कुछ ऐसी ही। सभी चले जाते हैं, तब जाकर मीना किचन से बाहर आती है। अरे कहाँ जा रही है? थक गई हूँ मैं, चाय लेकर आ जा। माँ जी चक्कर आ रहा है, सर दुख रहा है, कब से किचन में बंद थी, गर्मी में पसीना भी बहुत आ रहा था, जरा कमरे तक जाकर पसीना सुखा लूं। अरे तो होती ना कम सिन कमर की मालकिन, बिठा देती मैं सबके सामने। अब क्या आपने बेइज्जती कराती? बस माँ जी मैं तंग आ गई हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब मेरा होना आप लोगों को इतना अखरता है तो मैं क्यों यहाँ रहूँ, क्यों ना मैं माँ के पास जाकर आराम ही करूँ। तभी वहाँ पति आ जाता है। देखो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए तुम जाना चाहती हो तो हो आओ, लेकिन यहाँ हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। मीना पति की इजाज़त के बाद मायके जाती है, लेकिन वहाँ भी भाभी। अरे मीना दीदी, आज ही आना था क्या आपको? आज तो मेरे मायके वाले आ रहे हैं। दीदी आपकी कमर का मजाक फिर बनाएंगे वो लोग। अरे मीना एक फोन तो कर देती आने से पहले। अरे मीना, क्या हाल बना रखा है शरीर का। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, क्या हाल कर लिया। मीना को दुख होता है। वो घर के अंदर जाती है जहाँ दीदी आप तो दलिया लेंगी ना? सबके लिए वैसे आलू के पराठे बने हैं। मैं जानती हूँ आपके फेवरेट हैं आलू के पराठे, लेकिन अब आपका शरीर ऐसा है कि आप तो दलिया ही खाओ। मीना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हर कोई जो अपना है वो क्यों उससे ऐसा व्यवहार कर रहा है। मीना दुखी होकर पास में रहने वाली अपनी सहेली के घर जाती है। सहेली का पति बोल पड़ता है, अरे ये कौन है, कौन है ये? मुझे इसी की तो तलाश थी। मीना उसके पति के इस तरह के रिएक्शन से परेशान होकर वापस जा रही होती है कि अरे मीना, बिना मिले ही जा रही हो? ये तुम्हारे पति है ना, ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं मुझे देखकर। पता नहीं क्यों जी, मेरी सहेली को देखकर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे रीना, मेरी फिल्म की हीरोइन मिल गई। यही तो है वो लड़की, प्यारी सी, सुंदर सी, मोटी कमर वाली। अरे हाँ, मीना तो बिल्कुल उस लड़की जैसी है जो आपकी फिल्म की कहानी है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? मीना मेरे पति बहुत बड़ी फिल्म के डायरेक्टर है, पता है ना तुम्हें? और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ शाहरुख खान के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हीरोइन बनो। हाँ मीना हाँ, प्लीज़ ना मत कहना, और इसके लिए तुम्हें करोड़ों रुपए भी मिलेंगे। मीना मन में सोचती है कि जो दुनिया उसे मोटा और भद्दा कहती थी, उसे जवाब देने का यही एक रास्ता है। मीना फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर देती है और फिर सारे शहर में मीना की फोटो शाहरुख खान के साथ लग जाती है। भावना का रंग काला था, लेकिन वो अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए गोरी बहू लाना चाहती थी, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने रंग को लेकर बहुत ताने सुने थे, पहले मायके में और बाद में अपने ससुराल में। इसलिए वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। देखिए बहन जी, सिद्धार्थ मेरा इकलौता बेटा है। मुझे लड़की गोरी और सुंदर चाहिए,
हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो भी लड़की मेरे घर में बहू बनकर आएगी वो रानी बनकर रहेगी। अरे बहन जी, आप परेशान ना हो, मैं आपके बेटे के लिए बहुत खूबसूरत लड़की का रिश्ता लाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। रिश्ता कराने वाली औरत बाहर निकलती है और बड़बड़ाती है। खुद तो इतनी काली कलूटी है और लड़की चाहिए गोरी। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कहीं भी सिद्धार्थ का रिश्ता नहीं हो पाता। एक दिन भावना सिद्धार्थ के साथ एक शॉपिंग मॉल में गई। वहां भावना की नजर एक लड़की पर गई जो बहुत सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसा सफेद रंग। वो लड़की शॉपकीपर से लड़ रही थी। भैया, आपने मुझे फटे हुए कपड़े दिए हैं। आपसे कहा था ना कि हमारे घर में प्रोग्राम है, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगी, फिर भी मुझे आना पड़ा। अरे बहन जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं अभी बदल देता हूँ, बस गलती हो गई। आप तो बोल देते हो गलती हो गई, लेकिन आपने कभी सोचा है हमें कितनी परेशानी होती है? चलिए अब जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। लड़की को देखकर भावना कहती है, बस मिल गई मुझे मेरी बहू। माँ, आप तन्वी की बात तो नहीं कर रही हो ना? अरे कौन तन्वी? मैं तो उस लड़की की बात कर रही हूँ जो दुकान वाले भैया से लड़ रही है। माँ, मैं भी उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। उसका नाम तन्वी है। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। बहुत लड़ती है सबसे। अरे मेरे बेवकूफ़ बेटे, तू मुझे अब क्यों बता रहा है? पहले से बता देता तो मैं तेरे रिश्ते के लिए इधर उधर भटकती नहीं। जल्दी से बात कर उससे, कितनी सुंदर है। लेकिन माँ वो, अरे लेकिन वेकिन छोड़, मेरी बात करा दे उससे बस। भावना के बार बार कहने पर सिद्धार्थ तन्वी की बात अपनी माँ से करा देता है। भावना तन्वी से उसके माता पिता का नाम पूछ लेती है और उनसे मिलकर रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिन बाद तन्वी और सिद्धार्थ की शादी हो जाती है। एक दिन तन्वी की मौसी उसे खाने पर बुलाती है। तन्वी अपनी सास से कहती है, माँ, मेरी मौसी का फोन आया था, उन्होंने मुझे और सिद्धार्थ को खाने पर बुलाया है, लेकिन सिद्धार्थ तो जाने के लिए मना कर रहे हैं। उनकी मीटिंग है किसी क्लाइंट के साथ। आप चलिए ना मेरे साथ। अरे बहू, तेरी मौसी ने मुझे थोड़े ही बुलाया है, तुझे बुलाया है, इसलिए तू चली जा। नहीं माँ, आप चलोगी तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तन्वी के इस तरह कहने से भावना तन्वी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तन्वी की मौसी भावना को देखकर मुंह बना लेती है और उसे बातें सुनाने लगती है। अरे बहन जी, आइए आइए, जरा एक बात तो बताइए, आपके यहाँ बिना बुलाए जाने का रिवाज है क्या? भावना तन्वी की मौसी का मतलब समझ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, नहीं बहन जी, ऐसा तो नहीं है। वो बहू ने इतनी जिद की आने की तो मैं मना नहीं कर पाई। अरे तन्वी का क्या है, वो तो अभी बच्ची है। भावना को तन्वी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो फिर भी चुप रही। तन्वी की मौसी तन्वी के पास गई और उससे बोली, तन्वी, मैंने तुझसे बोला था ना कि सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर आना, लेकिन अपनी कोयले जैसी सास को ले आई। तुझे पता है ना, सभी रिश्तेदार तेरी सास का कितना मजाक उड़ाते हैं। मौसी जी, आप मेरी सास के बारे में तमीज से बात करिए। आपको उनके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अरे तो कैसे बात करूं, तू ही बता दे। तू तो ऐसे बिगड़ रही है जैसे तेरी सास ना हुई, तेरी माँ है। अगर वो काली है तो उसे काली ही कहेंगे ना। मैं काली को गोरी तो नहीं कह सकती। मौसी जी, मेरी सास मुझे बेटी की तरह प्यार करती है, और ये काले गोरे से कुछ नहीं होता। आप भी तो गोरी हैं। आप अपनी बहू को कितना परेशान करती हैं। बेचारी आपके डर की वजह से अपने मायके में ही पड़ी रहती है। तन्वी ने अपनी मौसी को खूब सुनाया और अपनी सास को वहां से लेकर चली गई। जब वो दोनों अपने घर जा रही थी तो उनकी पड़ोसन उन्हें देखकर आपस में बात करने लगी। वो देख, दिन और रात साथ चल रहे हैं। सच कह रही है तू। ये भावना इतनी काली है और बहू इतनी गोरी लाई है कि साथ में चलती है तो ऐसा ही लगता है एक दिन है और एक रात। उनकी बातें भावना और तन्वी सुन लेती हैं।
तन्वी उन दोनों औरतों से लड़ने जा ही रही होती है, तभी भावना उसे रोकते हुए कहती है, मेरी वजह से किस किस से लड़ोगी बहू, रहने दो, चलो घर चलते हैं। लेकिन माँ, मेरे सामने आपके बारे में कोई इस तरह से बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप रुकिए, मैं अभी इन दोनों को सबक सिखा कर आती हूँ। तन्वी गुस्से में उन दोनों पड़ोसन के पास जाती है और उनसे कहती है, आंटी जी, क्या बोल रही थी आप हमारे बारे में? दिन और रात आपने अपने आप को देखा है कभी? खा खा कर बुलडोजर हो रही हैं। आपका शरीर इतना विशाल है कि सूरज के सामने खड़ी हो जाओ ना तो धरती पर कभी दिन ही ना हो। अरे भावना की बहू, कैसी बात कर रही है मुझसे? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अगर मेरी सास के बारे में आगे से कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मैं आपको ट्रक के आगे फेंक दूंगी, समझिए आप। पड़ोसन और तन्वी की खूब लड़ाई होती है और भावना तन्वी को जबरदस्ती घर में ले आती है। बस कर बहू, किस किस से लड़ेगी मेरे लिए? मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है। नहीं माँ, ये लोग ऐसे ही हैं। जब तक चार बातें ना सुनाओ तब तक ये लोग चुप नहीं होते। ये दुनिया ऐसी ही है, सिर्फ रंग देखती है इंसान का, दिल नहीं देखती। यह सच्चाई मैंने स्वीकार कर ली है, अब तुम भी कर लो। भावना तन्वी को खूब समझाती है, लेकिन तन्वी कहाँ मानने वाली है। जब कोई भी भावना के रंग को लेकर मजाक बनाता तो तन्वी उसके गले ही पड़ जाती। इसी तरह कई दिन बीत गए और लोग तन्वी और भावना के प्यार की मिसालें देने लगे। एक दिन तन्वी के मौसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो भावना और तन्वी हॉस्पिटल पहुंचे। आप परेशान मत होइए मौसी जी, सब ठीक हो जाएगा। बेटी कैसे परेशान ना हो, सुबह बिल्कुल ठीक था मेरा बेटा, अब देख जिंदगी और मौत के बीच लटका है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को बचा ले। इतने में डॉक्टर आकर कहते हैं, आपके बेटे का बहुत खून बह चुका है, हमें उसे और खून चढ़ाना होगा। उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, आप जल्दी इंतज़ाम कर दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर भावना कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। लेकिन माँ, आप कैसे दे सकती हो? अरे क्यों नहीं दे सकती? तुम्हारी सास अभी इतनी बूढ़ी नहीं है जो किसी बच्चे को खून ना दे पाए। भावना खून दे देती है और तन्वी के मौसी के बेटे की जान बच जाती है। तन्वी की मौसी भावना से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहन जी, मैंने हमेशा आपका अपमान किया, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि रंग से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। माफ़ी मत मांगो बहन जी, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। वो तो तन्वी ही थी जो भड़क गई थी। आप तो बस अपने बेटे का ख्याल रखिए। मौसी ने भावना से माफ़ी मांगी तो तन्वी को बहुत अच्छा लगा। तन्वी और भावना वापस घर आ गए और प्यार से रहने लगे। लेकिन तन्वी की लड़ाई अभी भी जारी थी, क्योंकि दुनिया की सोच बदलेगी नहीं ना इतनी जल्दी। रंजन और स्मिता की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था आरव। आरव अभी सिर्फ 10 साल का था, लेकिन बचपन से ही वो अपने मम्मी और पापा को सिर्फ झगड़ते हुए देख रहा था। रंजन और स्मिता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और उसकी वजह से उनका हर रोज एक दूसरे से झगड़ा होता था। आरव का पूरा बचपन अपने मम्मी और पापा की लड़ाई देखते हुए बीत रहा था। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आज आरव को स्कूल के लिए तुम छोड़कर जाना। आपका तो रोज का बहाना है। मुझे घर में कितने काम होते हैं, कभी इस बारे में सोचा है आपने? मैं आरव को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती। ठीक है, फिर उसकी छुट्टी करवा दो, लेकिन मैं आज उसे स्कूल छोड़ने किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, मुझे देर हो रही है, जा रहा हूं मैं। 1 मिनट, आरव अकेला मेरा बेटा नहीं है, उसकी जिम्मेदारियां संभालना आपका भी काम है और मैं उसकी छुट्टी बिल्कुल नहीं करवाने वाली, क्योंकि उसका भी आज स्कूल में एग्जाम है। जितनी देर मुझसे बहस करने में टाइम खराब करोगी ना, उतनी देर में अपने बेटे को स्कूल छोड़कर भी आ जाओगी। मैंने कहा ना, मैं आरव को स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर में मेड आने वाली है, वो आकर चली गई तो सारा दिन मुझे ही बर्तन घिसने पड़ेंगे। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा,
एक दिन अगर घर का काम खुद कर लोगी तो आफत नहीं आ जाएगी। तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे रोजाना मैं घर का काम करती ही नहीं। तुम ऑफिस से आकर खाना बनाती हो ना रोज। मम्मी पापा, आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करिए। मैं अकेले ही स्कूल चला जाता हूँ। देखा, थोड़ी शर्म करो। तुम्हारा बेटा अकेला स्कूल जाने को तैयार है, तुम नहीं सुधरने वाले। तुम्हारे जैसी औरत से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। चलाओ बेटा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर जाता हूँ। कुछ दिनों के बाद, मम्मा, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है। सबके पेरेंट्स को आना ज़रूरी है और मेरी टीचर ने कहा कि एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट भी करना है। ठीक है बेटा, अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर लो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मम्मा, मुझे 2000 रुपये चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है बेटा, शाम को जब तुम्हारे पापा ऑफिस से लौट कर आएंगे ना, तो उनसे पैसे ले लेना। लेकिन मम्मा, वैसे तो आप भी पैसे दे सकती है, पापा से लेना ज़रूरी है क्या? देखो बेटा, तुम्हारे पापा वैसे भी ना इस घर के लिए कुछ नहीं करते। अगर तुम उनसे पैसे मांगोगे तो कम से कम उन्हें पता तो चलेगा कि तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन भी हो रहा है, वरना वो तो बस अपनी नौकरी करने में बिजी रहते हैं। घर से तो कोई लेना देना ही नहीं है उन्हें। शाम के वक्त, पापा, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे 2000 चाहिए। 2000 के लिए शाम तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी मम्मी से भी तो ले सकते थे। मैंने ही कहा था इससे, अगर सब कुछ मैं ही करती रहूंगी तो तुम्हें कब अपने बच्चे की जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आरव को उसके एनुअल फंक्शन के लिए 2000 देने से कौन सी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? तुम्हें याद तो रहेगा कि बच्चे के एनुअल फंक्शन में भी जाना है। याद है, पिछली बार तुम पहुंचे ही नहीं थे। अरे यार, ऑफिस के किसी जरूरी काम में अटक गया था, इसलिए नहीं पहुंच पाया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर बड़ी बात नहीं है तो तुम्हें बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था। सब कुछ क्या मेरे लिए किया है तुमने? कमाल करती हो तुम। बच्चा हम दोनों का है, मेरे अकेले का नहीं। वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि बच्चा हम दोनों का है, मेरे अकेले का नहीं। और इसीलिए मेहरबानी करके इसके एनुअल फंक्शन में वक्त पर पहुंच जाना। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश तो तुम हर बार करते हो। मुझे तो पूरा शक है, शायद तुम आना ही नहीं चाहते। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा समझो। अगर तुम्हें बच्चे की जिम्मेदारियां निभानी ही नहीं है, मेरी बात सुननी ही नहीं है, तो इस घर को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते तुम? मम्मी, आप पापा से क्या कह रहे हैं? बस करिए ना, क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? आरो बेटा, तुम अंदर अपने कमरे में जाओ। मुझे आज तुम्हारे पापा से ठीक से बात करनी ही पड़ेगी। मैं भी तुम्हारी रोज की लड़ाई झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। आखिर चाहते क्या हो तुम? सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते? तुम बताओ ना, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुमसे अलग रहना, वो भी अपने बेटे के साथ। अब तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं। तुम मुझसे अलग रहना चाहती हो, मेरे बेटे को मुझसे दूर रखना चाहती हो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कोर्ट में केस कर दूंगा अपने बेटे की कस्टडी के लिए। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए नामुमकिन है। और फिर कुछ ही दिनों में स्मिता और रंजन का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद स्मिता अपने बेटे के साथ अलग घर में रहने लगती है। मम्मी, मेरे सारे दोस्तों के मम्मी पापा साथ में रहते हैं। उनकी सबकी अपनी फैमिली है। पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? देखो बेटा, तुम्हारे पापा हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा से अलग हो गई हूँ।
लेकिन मम्मी मुझे तो पापा के साथ रहना था। मुझे तो पापा भी चाहिए और आप भी चाहिए। बेकार की जिद मत करो आरव। जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसमें रहने की आदत डाल लो। कुछ दिनों के बाद स्मिता को आरव की टीचर ने स्कूल में बुलाया। स्मिता जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी आरव के बारे में। जी बताइए ना, क्या बात है? आरव ने कुछ बदमाशी की क्या? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आरव पहले बहुत अलग था। हर वक्त हंसता रहता था, शैतानी करता था, बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन कुछ वक्त से बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? वो क्या है ना, मेरा और आरव के पापा का कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हो गया है, शायद इसी वजह से। ये तो आरव के लिए ठीक नहीं हुआ। वो बच्चा बहुत गुमसुम हो गया है। और जानती है, कल तो उसने एक बच्चे के साथ मारपीट भी की। लेकिन मैंने उसकी शिकायत आपसे इसलिए नहीं की क्योंकि पहले मैं वजह जानना चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ। वो क्या है ना, अभी घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? अब क्या बात है? आरव के पापा ने आरव की कस्टडी का केस किया हुआ था। वो चाहते थे कि आरव उनके साथ रहे। तो अभी केस चल रहा है? सब कुछ फाइनल हो चुका है स्मिता जी? आरव की कस्टडी तो मुझे मिल गई है, लेकिन इस केस के दौरान आरव बहुत डिस्टर्ब हो गया था। और शायद उसी का बहुत बुरा असर पड़ा है आरव पर। देखिए स्मिता जी, वो बहुत परेशान है। आपको उससे बात करनी चाहिए। घर आने के बाद, आरव बेटा, क्या बात है? टीचर ने कहा कि तुम आजकल स्कूल में उदास रहते हो। मम्मी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या पापा से अलग रहना जरूरी था? मुझे पापा की बहुत याद आती है। बेटा, तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा मुझसे रोज झगड़ा करते थे। मैं उनके साथ नहीं रह सकती थी। लेकिन मम्मी और पापा, आप दोनों में इतना झगड़ा होता ही क्यों था? दूसरे बच्चों के मम्मी पापा तो बहुत प्यार से रहते हैं। आरव, तुम आजकल कितने सवाल करने लगे हो बेटा। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। कैसे खुश रखूं? मम्मी, हम कहीं मॉल में भी घूमने जाते हैं तो आप और मैं अकेले होते हैं। मुझे मेरे पापा भी तो चाहिए ना। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और आरव 20 साल का हो जाता है। 10 साल बाद, मम्मा, आज मैं पापा से मिलने जा रहा हूँ। मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। कुछ दिनों से देख रही हूँ आरव, तुम अपने पापा से कुछ ज्यादा ही मिलने लगे हो। आखिर बात क्या है? इतने साल अपने पापा से दूर रहा हूँ, और अब जब पता चला कि वो इसी शहर में है तो मेरा मन किया, इसलिए मिलने जा रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, जो सही लगता है वो करो। वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, अब मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चला सकती। रंजन के घर। आरो बेटा, तुम जब भी मुझसे मिलने आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा, मैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन मम्मी और आपके झगड़ों ने हमारे घर को तोड़ कर रख दिया। देखो बेटा, इसमें अकेले मेरी गलती तो नहीं है ना। वो मैं नहीं जानता पापा, लेकिन आप दोनों की वजह से मेरी लाइफ ही प्रॉब्लम बन गई। अरे ऐसा नहीं कहता बेटा। एक बात बताइए पापा, अगर आपको मम्मा से अलग होना ही था तो मुझे पैदा करने की क्या जरूरत थी? एक बच्चे को जन्म देने से पहले कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आप दोनों को मिलकर उसकी जिम्मेदारी उठानी है। लेकिन शुरुआत में सब कुछ ठीक था आरव। तुम्हारी मम्मी और मेरे इतने झगड़े नहीं हुआ करते थे।
तो पापा मेरे होने के बाद भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए था ना। आप जानते हैं आज कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन क्यों बेटा, तुम तो देखने में इतने स्मार्ट हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। पापा, कोई भी लड़की एक डिवोर्सी पेरेंट्स के लड़के के साथ रिलेशनशिप रखने में 10 सवाल पूछती है। आरव, तुम्हारे मम्मी पापा अलग क्यों हुए हैं? तुम्हारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है? और भी न जाने क्या क्या। देखो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। कुछ दिनों के बाद मॉम, अब मेरी जॉब लग चुकी है और मैंने अपने लिए एक फ्लैट देख लिया है, मैं वहीं पर रहूंगा। लेकिन क्यों आरव, तुम हमेशा से मेरे साथ इस घर में रहे हो, अब अलग घर लेने की क्या जरूरत है? मॉम, मुझे अपने हिस्से की प्राइवेसी चाहिए। मैं अलग रहना चाहता हूँ। वैसे भी मैं अपनी जॉब में बहुत बिजी रहता हूँ, देर रात को ऑफिस से आता हूँ। आपको प्रॉब्लम होगी। अरे कैसी बात कर रहा है आरव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम कभी भी घर आ सकते हो बेटा। लेकिन माँ, मेरी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है और वो मेरे साथ लिव इन में रहना चाहती है। अब इस घर में तो हम लिव इन में नहीं रह सकते ना। लिव इन में रहने की क्या जरूरत है आरव? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी कर लो। मैं तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दूंगी। चाहे लड़की कोई भी हो, कैसी भी हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैंने आपको और पापा को शादी के बाद इतना झगड़ते हुए देखा है। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। लेकिन बेटा प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। सॉरी माँ, जब मैं छोटा था तो मैंने आपसे बहुत बार कहा था पापा से अलग मत हो, तब आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। और इस तरह आरव अपनी माँ का घर छोड़कर चला जाता है। इस वजह से स्मिता बहुत दुखी होती है। जब रंजन को इस बात का पता चलता है तो वो स्मिता से मिलने उसके घर आता है। कितने साल हो गए हम दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखे, एक दूसरे से अलग हुए। ठीक कह रहे हो रंजन, हमने अपनी लड़ाई झगड़े के चक्कर में अपनी जिंदगी बस ऐसे ही गुजार दी। एक दूसरे की जिंदगी का तो पता नहीं स्मिता, लेकिन हमारे बेटे की लाइफ जरूर खराब हो गई। सही कहते हैं आप। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए था, आपसे अलग नहीं होना चाहिए था। आज मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। गलती तुम्हारे अकेले की नहीं है स्मिता। आज आरव शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी नजर में शादी का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है। और कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ मैं भी इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ। आनंद और अनामिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। आनंद और अनामिका चाहते थे कि अब उनके घर में भी एक छोटा सा बच्चा आ जाए। आनंद की माँ यानी कि अनामिका की सास सुमन जी अनामिका को कई बार बच्चा पैदा करने के लिए कह चुकी थी। बहू, अब तो मुझे भी अपने पोते पोती का मुंह देखने की इच्छा हो रही है। पूरे 2 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को। अब जल्दी से बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दो। मम्मी जी, सोचना तो शुरू कर दिया है, बस गुड न्यूज का हमें भी आप ही की तरह इंतजार है। चलो अच्छा है बहू, जिस दिन मुझे पता चलेगा ना कि मेरे आनंद का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, देखना पूरे मोहल्ले में ढोल बजाऊंगी, भर भर कर मिठाइयाँ बांटूंगी। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। आनंद मेरा इकलौता बेटा है और अब जब उसकी औलाद इस दुनिया में आएगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी खुशी से। मम्मी जी, मैं भी आपको ये खुशी जल्दी से जल्दी देना चाहती हूँ। 6 महीने बाद। आनंद, सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ अनामिका
परेशान सी लगती है। वो क्या है ना मम्मी, उसे बच्चे की बहुत जल्दी है। वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी माँ बन जाए। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। माँ बनना तो हर लड़की का सपना होता है। लेकिन मम्मी, प्रॉब्लम यह है कि अनामिका कंसीव नहीं कर पा रही है और इस बात को लेकर वो टेंशन में रहने लगी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी वक्त लग जाता है, देर सवेरे खुशखबरी आ ही जाएगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। और इस तरह 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन अनामिका प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। 6 महीने के बाद, क्या बात है बेटा, 1 साल से सुन रही हूँ कि तुम दोनों बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। अगर सच में ऐसा है तो अब तक कोई खबर आई क्यों नहीं? पता नहीं माँ, क्या प्रॉब्लम है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि बहू के शरीर में ही कोई खराबी है। लगता है ये बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है, तुम जरा बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। अब उसके शरीर में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा वंश आगे ना बढ़े, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। जरा अनामिका को बुलाकर तो लाना आनंद, मैं उससे बात करती हूँ। अनामिका के आने के बाद, देखो अनामिका, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से तुम हमें बच्चा पैदा करके नहीं दे पा रही हो? यह कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी? मैं तो खुद चाहती हूँ मेरा और आनंद का बच्चा इस दुनिया में जल्दी से आए। देखो बहू, अगर ऐसा कुछ भी है और तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने हमसे छुपाया है तो साफ साफ बता दो। नहीं पापा जी, ऐसे तो कोई बात नहीं। अनामिका, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा या बेटी इस दुनिया में आए, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मुझे तो लगता है कि जरूर तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो उसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं। एक दिन सुमन से मिलने मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा उनके घर आते हैं। अरे सुमन जी, मिठाई खाइए। शर्मा भाई साहब, मिठाई किस खुशी में, जरा हमें भी तो पता चले। क्या बताऊं बहन जी, बेटे की शादी को 1 साल ही हुआ है, लेकिन उसने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। भाई पोता हुआ है हमारे। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर शर्मा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। एक हमारे घर में देखिए, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं आनंद की शादी को, लेकिन हम तो अपने पोते या पोती की शक्ल देखने को ही तरस गए। अरे बहन जी, क्या बताऊं, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। शादी से पहले की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि ये सारी प्रॉब्लम तो आती ही है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारी बहू में सब कुछ ठीक था। वही तो मैं आनंद से कह रहा था, मुझे भी लगता है कि कमी हमारी बहू अनामिका के अंदर ही है। कुछ तो कमी है जो एक बच्चा भी नहीं पैदा कर पा रही। अब क्या बताऊं बहन जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ले दे कर एक ही तो बेटा है मेरा, अब अगर उसकी कोई औलाद नहीं होगी तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा ना। अनामिका चाय लेकर आती है। अरे अनामिका, ये हम क्या सुन रहे हैं भाई? 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ तुम्हारे? जी आंटी जी, मैं भी इस बात को लेकर काफी परेशान हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ हो जाए। अब जिसके शरीर में कमी हो उसके चाहने से भी क्या होता है बहन जी, हमने तो इसे अपनी फूटी किस्मत मानकर मन को समझा लिया। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही तो कह रही है तुम्हारी सास, क्या करे बेचारी, कब से सपने सजाए बैठी थी आनंद का बच्चा आएगा, उसे गोद में खिलाएगी। लेकिन तुम्हारे रहते तो लगता नहीं बहू कि हमारा ये सपना कभी पूरा होगा।
आनंद के कमरे में। आनंद, आज मम्मी जी पापा जी ने शर्मा अंकल आंटी के सामने भी मुझे बच्चा पैदा नहीं करने के लिए काफी कुछ सुना दिया। आप प्लीज उन्हें समझाइए ना, ये हमारा फैमिली मैटर है। अरे अब ये फैमिली मैटर कहाँ बचा है अनामिका? अब तो ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ हो तुम। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद वाली क्या बात है? सारी दुनिया को जवाब देते देते थक गया हूं मैं। हर रोज माँ इसी बात को लेकर परेशान रहती है। मुझे तो डर है कि कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। लेकिन आनंद, हम कर ही क्या सकते हैं? सही कहती हो तुम, कर तो कुछ नहीं सकते। बस मेरे माँ बाप की तो जिंदगी खराब हो गई। बेचारे अपनी बची हुई जिंदगी पोते पोती का मुंह देखकर अच्छी तरह गुजार देते हैं, लेकिन अब उसके लिए भी तरसते रहेंगे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनामिका। कुछ महीनों के बाद। ये क्या बहू, पनीर की सब्जी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी, बहुत दिन हो गए थे ना, खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज पनीर बना लेते हैं। अरे खाने का मन तो ऐसा हो रहा था तुम्हारा जैसे प्रेग्नेंट लेडीज का होता है। बच्चा पैदा नहीं कर सकती और पनीर खाने का मन कर रहा था। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या नॉर्मल कंडीशन में मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर सकता? ठीक ही तो कह रही है मम्मी। देखो अनामिका, तुम्हारी इस कमी की वजह से हमारे फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग ये सब्जी खाइए, मैं नहीं खाती। हाँ ठीक है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी किसी काम की तो हो नहीं तुम। बैठे बैठे पनीर की सब्जी खा लो बस। अनामिका रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन अनामिका बिना किसी को बताए हॉस्पिटल जाती है। अनामिका जी, आपका पूरा चेकअप कर लिया है मैंने अच्छी तरह से। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से फिट हैं, आप जब चाहे माँ बन सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पिछले कितने सालों से कोशिश करने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही? अनामिका जी, आप हमारी सोसाइटी को जानती नहीं क्या? देखिए, वैसे तो मुझे आपको ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन दरअसल बात यह है कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके हस्बैंड मिस्टर आनंद में है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? लेकिन आपको कैसे पता? मिस्टर आनंद हमारे ही हॉस्पिटल में आए थे, इनफैक्ट मेरे ही पास आए थे कुछ साल पहले अपना चेकअप करवाने के लिए, और उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो फादर बनने के कैपेबल नहीं है। हाँ, लेकिन आनंद ने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं? आनंद और उसकी फैमिली तो हमेशा मुझे इस बात को लेकर ताना मारती रहती है। डोंट वरी, मैं आपको आनंद की रिपोर्ट देती हूँ, आप उनकी फैमिली को जाकर वो रिपोर्ट दिखा सकती है, और वो लोग आपको इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर, आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, आगे क्या करना है ये मैं खुद देख लूंगी। अनामिका आनंद की रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाती है। वो आनंद की रिपोर्ट लेकर घर आ जाती है और चुपचाप अलमारी में रख देती है। घर आने के बाद घूम फिर कर लौट आई हमारी महारानी। तुम्हारी सास के पैरों में कब से दर्द हो रहा है, कहाँ गई थी तुम? पापा जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल चली गई थी। तबीयत ठीक नहीं थी? अरे तेरी तबीयत तो ऊपर वाले ने परमानेंट खराब करके भेजी है। इतनी बड़ी कमी के साथ जो पैदा किया है तुझे, अब और क्या हो गया तेरी तबीयत को? मम्मी जी, वो ऐसे ही हल्का सा बुखार था, इसलिए दवा लेने चली गई थी। हल्का सा बुखार था तो हम क्या करें? अब जाओ जल्दी से जाकर अपनी सास के लिए काढ़ा बना दो। पैर में दर्द से परेशान हो रही है वो कब से। अरे रहने दो जी, इसके हाथ का काढ़ा पीकर भगवान ना करे मुझे भी कल को कुछ हो गया तो।
ऐसी बाज औरत के हाथ का तो खाना खाने में भी डर लगता है मुझे। मम्मी जी, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और अब इस बात के बारे में मुझे पता चल गया है। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि कमी आपके बेटे आनंद के अंदर है तो आपका दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम मुझ में है तो ऐसे ही सही। अगले दिन, जानती हो, मेरे ऑफिस में एक दोस्त है, उसकी बेटी हुई है, दूसरा बच्चा है उसका, शादी के 5 साल के अंदर 2 और एक हमें देखो। आनंद, फिर वही बात, आप मुझे क्यों इस बात के लिए बार बार ताने मारते रहते हैं? अरे तो और क्या करूं, खाना बनाने के लिए तो घर में नौकरानी भी रख सकता था, बच्चे पैदा करने के लिए तो तुमसे ही कहूंगा ना, बीवी हो तुम मेरी, लेकिन अफसोस किसी काम के नहीं। आई एम सॉरी आनंद, मैं आपको अपनी लाइफ में इतनी छोटी सी खुशी भी नहीं दे पाई। छोटी सी खुशी? ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आप अपना मूड खराब मत करिए, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी बनाकर लाती हूँ। अनामिका के जाने के बाद आनंद अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। कल ही तो रखी थी मेरी फाइल यहाँ पर, कहाँ चले गए? अरे ये क्या, ये तो मेरी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट तो वही है जिसमें लिखा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब अनामिका को सब कुछ पता चल गया है। थोड़ी देर के बाद अनामिका कमरे में आती है। आनंद, ये लीजिए, कॉफी पीजिए। आपका मूड ठीक नहीं था ना, कॉफी पीने से तुरंत ठीक हो जाएगा। अनामिका, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बताइए ना आनंद, क्या बात है, परेशान क्यों लग रहे हैं? आई एम सॉरी अनामिका, मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकता। क्या कहूँ तुमसे, तुम्हें पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। बात पहले से तो नहीं आनंद, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई थी और तब डॉक्टर ने मुझे इस बारे में बताया। और तुम इतने दिनों तक घर वालों के ताने सुनती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। अगर मैं आपके मम्मी पापा को आपकी कमी के बारे में बता देती तो उनके दिल पर क्या गुजरती। और रही बात मेरे सुनने की, तो कोई बात नहीं, बच्चा तो हम दोनों को ही नहीं हुआ है ना, ये हम दोनों की प्रॉब्लम थी, मेरी आपकी अकेली की नहीं। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी कमी को छुपाने के लिए मैंने सारा इल्जाम तुम्हारे सर लगा दिया। कोई बात नहीं आनंद, मैं समझ सकती हूँ, हमारी सोसाइटी ऐसी है, इसमें एक आदमी के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि वो बाप नहीं बन सकता बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आदमी इस बहुत बड़ी कमी का सारा इल्जाम अपनी पत्नी के ऊपर लगा देता है। आपने भी वही किया। अनामिका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं तुमसे कभी जिंदगी में नजरें नहीं मिला सकता। अरे, आपको ऐसा कुछ फील करने की जरूरत नहीं है आनंद। अगर आप बुरा न माने तो बस मेरी एक बात मानेंगे? बताओ अनामिका, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आनंद, क्या हुआ अगर हम अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते? हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा लाकर उसकी जिंदगी को भी तो अच्छा कर सकते हैं, उसे भी अपने सगे बच्चे की तरह पाल सकते हैं। तुम ठीक कहती हो अनामिका, मैं अभी जाकर अनाथ आश्रम में बात करता हूँ और हम अपने लिए वहां से एक बच्चे को लेकर आएंगे और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे और हमेशा अपने साथ रखेंगे।